Good afternoon to all. Say good afternoon. Yes. किसी का माइक्रोफोन ऑन है? Who is this guy? कौन है भी? जपनीत, बेटा आपका माइक्रोफोन यस सर ऐसे ऑफ करो. कुछ पूछना है तो बात कर लो, वरना चैट इज ऑलवेज देयर. यूनिट्स हैं मेजरमेंट. फिजिकल क्वांटिटी सोचो जरा क्या होती है. Any quantity that can be measured and in terms of which laws of physics can be expressed, are expressed. For example, F is equal to m into a. इसमें ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है. और बात करें अगर फोर्स को मेजर कर सकते हैं, कैसे करते हैं सोचेंगे नहीं. मास को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं. तो वो क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल एंड इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड. तो एग्जांपल्स बहुत सारी हैं आपके पास और भी. मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एरिया एंड सो ऑन. ठीक है, इसे हम ये छोड़ते हैं. अब आती है बात Q इज इक्वल टू एन यू का मीनिंग. ये आपने सुना हुआ. हम यहाँ पे बोलेंगे Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी. ये भी क्लियर होगा आपको. आप लिखो U is the unit chosen to measure the quantity and N is the number of units required to express the quantity. Example, ये कोई वॉल है जिसकी लेंथ कुछ ना कुछ है ना. Here अगर हम लिखते हैं लेंथ, कोई बच्चा लिखता है कि सर ये 5 मीटर है, कोई लिखता है कि सर ये 500 सेंटीमीटर है, कोई लिखता है ये 5000 मिलीमीटर है. तो तीनों को लिखने से उसकी लेंथ जो है, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी पता कौन है?
ये, और उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आपने इसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलना, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी लंबी दीवार है। मेरे यूनिट चूज करने से, मीटर बोलने से, सेंटीमीटर बोलने से उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ वही की वही रहती है, नंबर ऑफ यूनिट चेंज हुए। तो एक को उठाता हूं मैं, L इज इक्वल टू 5m 500 cm। यहां जो लेंथ है ना वो क्वांटिटी है, लेंथ तो चेंज होगी नहीं, क्वांटिटी ये है, ये वॉल की लेंथ। तो ये यूनिट है, ये U1 और ये N1। ये किसी एक सिस्टम में यूनिट लिया हमने हमने चूज कर लिया मीटर लेंगे, मीटर के साथ मापेंगे, तो मीटर सिर्फ 5 है। दोबारा मेरा मन चेंज हो गया, मैंने कहा मैं सेंटीमीटर में मापता हूं, तो सेंटीमीटर माप लो, लेकिन फिर सेंटीमीटर ज्यादा आ गए, तो ये यूनिट इस बार ये ले। तो hence we say in general any physical quantity, हम चूज करते हैं यूनिट्स, उसके साथ में नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, क्वांटिटी भी रहती है। क्या कहेंगे फिर हम यहाँ पे, थोड़ा सा और लिख दो फालतू, n and u n। So it means n into u for a given quantity, n into u is q and n is q upon u। So as for a given quantity, कई चीजें मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, क्रैश कोर्स है तो बोल दिया, जैसे गिवन क्वांटिटी बोल रहा हूं, पर गिवन क्वांटिटी q क्या है, कांस्टेंट, n is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि जितने यूनिट्स छोटा हुआ तो नंबर ऑफ यूनिट्स बड़े होंगे, एंड वाइस वर्सा। सेंटीमीटर छोटा यूनिट था तो नंबर ऑफ यूनिट्स बड़े आ गए, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो दोबारा रिवीजन आपकी कि आप चैट में कभी भी कह सकते हो सर प्लीज रिपीट। ठीक है, गुड। मैं चैट को थोड़ा सामने अपने बड़ा कर रहा हूं। चलो मैं बोलता जा रहा हूं, आप दिमाग में रिवाइज करो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है जी, which cannot be expressed in terms of another physical quantities। fundamental physical quantities, derived physical quantities, and units भी कर दो। यहां पे कौन कौन है, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड देन व्हाट, टेम्परेचर। तो मैं इसके पूरे नाम लिख दूं फटाफट जरा, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, then luminous intensity and quantity of matter, amount of matter, amount of substance basically। अब ना इसमें why they are called fundamental, मास का यूनिट केजी है तो केजी है तो केजी है बस, हम इसको मीटर पर सेकेंड, कोई दैट इज एम्पियर पर किलोग्राम, या सॉरी एम्पियर अपॉन मीटर, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इट इज मास हैज टू बी डिफाइंड यूनिकली, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम यूज नहीं कर सकते। तो ज्यादा गहराई में ना जाता हूं, यहाँ आएगा डिराइव्ड में सारी कौन सी आती है बताओ, डिराइव्ड में स्पीड आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। स्पीड को बताने के लिए हमें डिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा और टाइम को भी यूज करना पड़ेगा। The quantities which are expressed in terms of another physical quantities are called derived quantities, and the units are called derived units, and the units of fundamental quantities are called fundamental units। मैं दोबारा रिवाइज करा दूं, जब सिंपल बातें होंगी थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, आपको लगे कुछ छूट गया, ऐसे ऐसा मेरी कोशिश होगी, होगा नहीं। तो अच्छा, कई बार ना ऐसा होगा जो नोट करने लायक होगा मैं उसके लिए टाइम बचाऊंगा और जरूर आपके लिए, जो लगा मुझे ठीक है वो बुक से आपने पढ़ लेना फटाफट, तो उसमें नोट ना भी कर पाए तो डोंट वरी।
घबराना नहीं, कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं दूंगा। एक्चुअली मैं 6/8 के बोर्ड में पढ़ाता हूँ, हो सके तो मतलब 4/8 बेसिकली, हो सके तो 4/10 ही होता है, लेकिन अभी मैं और रेजोल्यूशन की लिमिट की वजह से लिमिटेड जगह है ना, तो मिटाना जल्दी पड़ता है, ऊपर से क्रैश कोर्स है और मेरे साथ। तो systems of units and fundamental quantities. CGS, यहाँ पे मास, लेंथ, मास, टाइम, पहले कर देते हैं MKS, then CGS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, FPS पता आपको ना, फुट, पाउंड, सेकंड। फिर बाद में कौन आया, साइंटिस्ट हो गए परेशान कि आपस में किसी कंट्री का कोई यूनिट है, किसी कोई यूनिट, अपना एक यूनिट बना दिया मिलकर, तो उसे SI बोल दिया। SI फ्रेंच से डिराइव्ड है, सिस्टम द इंटरनेशनल, पूरी फ्रेंच बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, बस क्या बताना मैंने, CGS जब बोलते हैं ना तो वर्ड यूज करते हैं CGS सिस्टम, जब SI FPS बोलते हैं तो FPS सिस्टम, SI के साथ सिस्टम वर्ड नहीं बोलते, बिकॉज इसके उसके डेफिनेशन के अंदर ही है सिस्टम द इंटरनेशनल। तो मैं जैसे बोलूंगा ना, इन CGS सिस्टम यूनिट इज दिस, इन SI सिस्टम नहीं बोलूंगा, इन SI, जस्ट फॉर द जीके, इन SI इट इज मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और फिर इन्होंने पूरी फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए 4 क्वांटिटीज और ऐड कर दी जो फंडामेंटल है, जैसे फिजिक्स एडवांस होती गई, इन्हें पता चला ये 4 क्वांटिटीज और चाहिए पूरी फिजिक्स समझाने के लिए, पूरे वर्ल्ड की फिजिक्स। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे कौन आ गया, करंट, टेम्परेचर, देन लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो करंट के लिए हमारे पास आ गया एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इसके लिए CD एंड इसके लिए मोल। यहाँ थोड़ी सी कन्वेंशन और बतानी है आपको, अगर फुल फॉर्म में ये इसके सिंबल्स हैं और ये फुल फॉर्म है, मीटर, ध्यान से नोट करना है बात कुछ, यहाँ किलोग्राम, स्मॉल है, स्मॉल 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 स्टार्ट, सेकंड एम्पियर, यहाँ नोट करो डिस्क्रिपेंसी, नॉट डिस्क्रिपेंसी, इट इज जो रिवाज रोड कन्वेंशन दी हुई है, अगर यूनिट फुल फॉर्म में है, राइट, तो चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पे हो, जिसके मर्जी नाम पे हो, तो स्मॉल लेते हैं, ऑल स्मॉल लेटर्स, लेकिन अगर सिंबल लेना है तो अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो कैपिटल रखना है, नॉर्मल उसके जो है वो स्मॉल में आने हैं, क्योंकि अब करंट एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था इसलिए ए, केल्विन अगेन साइंटिस्ट का नाम था इसलिए ए। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, अगर हम फोर्स लिखते हैं 20, ऐसे लिखना तो ऐसे 20 न्यूटन, या फिर लिखना तो 20 फिर कैपिटल एन लिखना। नमस्ते। तो मीडियम स्पीड पे मिटा रहा हूं, ये नीचे वाली चीज समझ लो, जब भी यूनिट्स लिखने हैं तो उनमें 2 यूनिट्स के बीच में स्पेस होनी बड़ी जरूरी है, लाइक हमारे पास फोर्स इज 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली हमें पता है न्यूटन होती है, तो न्यूटन को मैंने आगे डिफाइन कर दिया ना, तो यहाँ किलोग्राम मीटर के बीच में स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, तो ये एक मतलब लिखने का ढंग है, अगर क्वेश्चन आ जाए इनडायरेक्टली तो आ सकता है, ऐसी बात बड़ी बात। दूसरा ना, प्रीफिक्स होते हैं बच्चों, प्रीफिक्स जो यूनिट्स के आगे लगते हैं, एग्जांपल की बात करूं, मिली बुक से स्टैंड्स फॉर व्हाट,
10⁻³ मिली अकेला ना तो मीटर है ना लीटर है कुछ है, ये मिली है, मिली का मतलब 10⁻³ और इसका भी जो सिंबल है वो m ही है। ध्यान रहे सिंबल m है तो क्या मतलब, अगर हमने लिखा लेंथ इट इज 5 × 10⁻³ मीटर, तो मैं टाइम देता हूं, इट इज सेकंड, राइट। अब मेरा दिल करा मैं इसको मिली बना दूं, मिली है नहीं, तो 5 इसको साथ में मिली लिखा तो ऐसे ही रॉन्ग है। अगर प्रीफिक्स यूज करना है तो स्पेस नहीं देनी उसके साथ, यूनिट का सेकंड का प्रीफिक्स इस वक्त मिली है तो स्पेस नहीं आनी चाहिए। जब नहीं तो सीडी बता दो, जब भी द्वारा एलेबोरेट करना, क्या पूछा बेटा आपने, शाबाश, उसमें लिखना है। सर ये किसके लिए यूज होता है सर, मतलब क्या चीज, ये सीडी? अच्छा कैंडेला, तुमने कोई बात, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा ये, ओके और मतलब सिलेबस में है नहीं इसलिए इस पे बात ज्यादा करते नहीं हम। थैंक यू सर। ओके अगेन वैसे आप लोगों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है माइक्रोफोन यूज करने की, लेकिन हो सके तो चैट में दोबारा, बस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरा, आप जैसे बच्चों की। एनीवे अब वापस आओ यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है। आपने फिर जब प्रीफिक्स लगाना है तो दोनों में स्पेस नहीं होना चाहिए। लेंथ 10⁻⁻6 मीटर और 10⁻⁶ जो है वो माइक्रो, इसलिए आपने बुक में पढ़ने हैं, जो मैंने बुक जो नए बच्चे हैं उनको बताई नहीं अभी तक, तो माइक्रो इसका सिंबल म्यू से ले लेते हैं, राइट, 8 माइक्रो विद नो स्पेस। नंबर 1, astronomical units, AU, it is average distance, ध्यान होगा आपको इसका, ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, तो 1 AU is equal to 1.496 into, यहाँ पे बच्चों बुक का पास रख रहा हूँ ताकि मेरे से कोई गलत फिगर ना लिखी जाए, याद करने वाले होते नहीं, जस्ट होल्ड करना। इसी तरह लाइट एयर आएगा, वन 1.496 into 10⁻11 मीटर, लिखते जाओ। व्हाट इज लाइट एयर, अपने आप को बताओ। लाइट एयर इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस traveled by light, yes, कब, in time of 1 year। अब हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम। एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज लाइट ईयर, और यहां स्पीड कौन सी आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर का टाइम। स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर कितना होता है, 365 days 24 hours and 3600 सेकेंड। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, जो हम नहीं करेंगे, इट इज 9 पॉइंट समथिंग, 9.467 10 raised to power 15, फाइल कर देते हैं 15 मीटर। ठीक है, इसको भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप, हाउ डू वी गो फॉर अप्रोक्सीमेशन, वी चेक द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो खुली अप्रोक्सीमेशन लगाओ, ऑप्शंस बड़ी नजदीक हैं तो पेपर सेटर दिमाग खराब कर रहा है। anyway, तो ये था मतलब यहाँ पे इतने को लिख लिया, बिकॉज ऑप्शंस दूर दूर होंगी तो वी कैन यूज द थिंग्स। एक ये हो गया। तीसरा ध्यान से सुनना आपने, दैट इज पार्सेक। मुझे जगह ज्यादा चाहिए उसके लिए। किसी को पता हो तो बोल, सिर्फ चैट में लिख दे यस सर आई नो, मुझे थोड़ा सा आपका वो पल्स मिल जाएगा। व्हाट इज पार्सेक? चैट में कोई बच्चा लिखे यस सर आई नो इट। पैरालैक्टिक सेकंड, नो, वेरी गुड। ये पता होना बेटा, ये हमें नहीं पता, बहुत बड़ी बात होती है। ये को ये नहीं पता होता कि मैं बता ही नहीं। Anyway, come on. Paralytic second, Parsec is the, लिखो मेरे साथ, स्लो लिख रहा हूं, is distance at which an arc of length 1 AU आर्क अब छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, subtends an angle of 1 second of arc। ये सेकंड का सिंबल है। वन सेकंड एंगल बड़ा होता है छोटा होता है? आप में से एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं लगाया, मैंने शायद शेयर कर दिया था सबसे, पर इट डिपेंड्स। तो कहता कि अगर एक आर्क ले लो ए बी जिसकी लेंथ 1 AU के बराबर है, और अगर थोड़ा सा दूर जाए तो बी पॉइंट ये डिस्टेंस आर ले, कोई ना कोई एंगल थीटा बनाएगा ना यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस नजदीक लेंगे तो एंगल बड़ा बना देगा। थोड़ा दूर चले जाओ, दूर एंगल छोटा होता गया। अब बोर्ड पे तो आएगा नहीं, लेकिन मुझे बताना होगा इतना दूर चले जाना है, हमने इतना दूर चले जाना है कि एंगल 1 सेकंड रहे। तो इसलिए फालतू वाले सारे मिटा के मैं कहता वो पॉइंट ढूंढो, इतना दूर चले जाओ उससे। अब ये एंगल सिर्फ बेचारा 1 सेकंड, 1 रेडियन नहीं 1 सेकंड है। तब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 पार्सेक। अंग्रेजी पढ़ लो दोबारा, बहुत सारे टीचर छुड़वा देते हैं इसको, जबकि एनसीईआरटी का गिवन है ये। अगर मैं नीट बनाऊं तो बड़े क्वेश्चन डालूंगा से। तो 1 पार्सेक। अब यहाँ पे 1 पार्सेक इज डिस्टेंस एट विच, और पॉइंट एट विच आर्क ऑफ 1 AU स्पेंड्स एन एंगल दिस। अब यहाँ पे 1 पार्सेक हुआ कितना, वो कैसे मापेंगे हम, राइट? हमें पता है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, L by R। तो R इज इक्वल टू व्हाट,
L by थीटा। तो अगर यहाँ पे 1 पार्सेक पुट करना है, बोलो जी बोलो, तो L को क्या पुट करेंगे 1 AU और यहाँ पे 1 सेकेंड। इसकी फोटो भी खींच दो, इसको एज इट इज भी याद करो। आप अपने मन में बोलो 1 पार्सेक इज 1 AU पर सेकेंड ऑफ आर। तो क्या अभी प्रॉपर वैल्यू आ गई? नहीं आ गई। प्रॉपर वैल्यू के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। AU की वैल्यू पुट करो, और 1 सेकेंड कितना होता था याद है किसी को? 1 AU को पुट कर दो 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर। 1 सेकेंड वाज, पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा फिर रेडियन में। क्यों भाई? बिकॉज ये फॉर्मूला लगता ही तभी है अगर थीटा किसमें हो, रेडियन में, वरना ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा आपका। तो 1 सेकेंड को पहले, अब इनमें से जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं लगाया, उन्हें रेडियन डिग्री नहीं पता, वो अपने पास लिख लेंगे और दूसरे क्लास के बाद में पूछ लेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। अभी वो ये नहीं सोचेंगे भी हमें समझ नहीं आया, बोलेंगे हमें आता नहीं था तो कैसे आएगा। तो 1 सेकेंड इज 1360 डिग्री। आपको याद होगा मैंने इसकी भी तैयारी करवा रखी है ना। 1 सेकेंड को मैंने डिफाइन करवाया हुआ है। फिर ये गंदी सी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो 1 पार्सेक आ जाएगा। वो कितना आएगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कितना आएगा जी, ये बता रही बुक मुझे अभी 3.08 into 10 raised per 16। मैंने याद नहीं किया भाई साहब। आपको भी अच्छे एग्जाम के लिए कभी याद नहीं करनी वैल्यू, ये मतलब याद हो जाए तो बड़ी सोने पे सुहागा है। लेकिन ब्रेन पे प्रेशर भी डालना into 10 raised to power 16 मीटर। लेकिन ये याद होना चाहिए, अगर मैं पेपर सेट करूं तो इसके बेस पे क्वेश्चन डाल दूं। Diameter of a star is 4 AU. It subtends an angle of half second at some point. Distance of that point from star in parsec is star is a just एक ये A ये B, किसी पॉइंट पे ये जो एंगल बना रहा है ये है हाफ सेकंड। बोर्ड से बाहर तो नहीं गया, ठीक है। तो और ये डिस्टेंस कितना है 2 AU। आपको याद है ना कि लेंथ अगर एंगल छोटे हो तो हम इसको भी लेंथ ऑफ आर्क की मान सकते हैं। जिनको नहीं आदत वो थोड़ा सा, इसलिए इस पे स्लो कर रहा हूं मैं। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। तो ये बिठा दिया आपके पास। Because r is equal to L by theta, it is 2 AU upon half second. R is equal to 4 AU। और आ गया साथ में आंसर लिख रहा है कोई बच्चा चैट में? चैट में आंसर लिखने से तो fair enough। theta is L by r, r is L by theta, L is 2 AU and theta is half second। ये ऊपर चला गया। अब AU upon second is what? It is parsec। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें आपको पार्सेक की वैल्यू तक पता नहीं है, लेकिन
उसकी डेफिनेशन से आपको इन टर्म्स ऑफ पार्सेक आंसर पूछ सकता है। एक वो आपसे, अब आपने तीनों वैल्यूज आई होप लिख ली होगी, एयू की, लाइट ईयर की और पार्सेक की। वन 1.5 पे देता हूँ 10⁻11 मीटर, लाइट ईयर इज 9.45 into 10⁻15 and parsec। मेरे हिसाब से नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन सिलेबस में है तो वी विल नॉट टेक एनी। 3.08 एंड दिस पे 60। कई बार आपसे पूछ लेगा इनकर्नेशन कि एक लाइट ईयर में कितने एयू होते हैं, तो कोई एक, हाँ बिल्कुल मेहर, बिल्कुल देखो ध्यान से, यहाँ 4 है, एयू है, सेकंड भी है, गुड, दैट्स आई एम एक्साइटेड। आप लोग डाउट, इससे पहले बेटा जो डाउट आपने कैंडला वाला डाउट पूछा था ना, वो मैंने बताया नहीं अच्छी तरह, सीडी वाला ना, जपनीत ने जो पूछा था। रीजन है कि वो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिलेबस में नहीं है, तो आपने बस याद कर लिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है सीडी है। अब मेहर ने पूछा, वेरी रेलेवेंट है, इसको अभी तक इसका मतलब पूरा पता नहीं चला। ये देखो एयू और यहाँ वेल सेकंड आया, तो पीछे जाओ कॉपी खोलो अगर तुम कर पाइए तो। पार्सेक की डेफिनेशन थी, ये 4 एयू नहीं है, मेहर ध्यान से देखो बेटा, 2 एयू है और नीचे ये हाफ नहीं है ना, ये सिंबल है सेकंड का, हाफ सेकंड एंगल है। अगर ये नॉर्मल हाफ नंबर होता ना तो 4 एयू आंसर आ जाता। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये स्किप नहीं करी चीजें मैंने, तो वहां 4 एयू पर सेकंड है। अब कॉपी चेक करो कि हमने पार्सेक को डिफाइन कैसे किया था। पार्सेक को डिफाइन किया था हमने, ऊपर एयू आया था और नीचे 1 सेकंड आया था। एयू अपॉन सेकंड इज पार्सेक, इसलिए एयू अपॉन सेकंड इज इसका, ये पार्सेक। तो मेरा बेटा उसमें यस और नो बोलो। नो भी अलाउड है कि सर अभी भी नहीं पता चला, उसके बाद उसका दूसरा इलाज करता हूँ कमेंट में, अगर समय लग गया है तो डेफिनेटली आ गई, ओके सर, यस सर, आई एम वेटिंग देयर फॉर योर आंसर। शाबाश शाबाश। तो क्वेश्चन में इट इज गिवन फॉर यू, ये क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं बेटा, क्वेश्चन में तो आप मुझे लगता है आपने पहले कभी किया नहीं हो, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन में तो। अच्छा ओहो, तू भी ठीक है अपनी जगह पे ना, बाकी बच्चा बोला कोई नहीं, मैं भी रहा हूं, मैं क्या मेरा समझाया समझ ना आए, ओवर कॉन्फिडेंस मेरा देखो, बिल्कुल ठीक है, ये बेचारे ठीक बोल रही है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेहर बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैंने यहां से वैल्यू लेते लेते गलती कर ली। मेहर यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो 4 एयू ही लेना था। मैंने अब क्वेश्चन खुद बनाता हूँ ना, तो बनाते बनाते यहाँ पे आते हुए चीज मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रही है, तो इट इज राइट, 4 एयू लिया था तो यहाँ भी 4 एयू लेना था। बाकी बच्चे भी गौर करें इस बात को, तो अगर आपने इग्नोर कर दिया बात अलग है, तो इट वाज माय टिपोग्राफिक मिस्टेक कि यहाँ पे आते हुए यहाँ कुछ और ले लिया, 4 ही लेना था बेटा। अब आंसर चेंज होगा, यहाँ 4 लेंगे हम, मैंने सोचा यहाँ 4 क्यों बोल रही है, तो 4 करते करते यहाँ क्या हो जाएगा 8, ये 8, तो फिजिक्स वाज नॉट रॉन्ग, इट इज वो सारा करते हो हमारा आंसर 8 बार से कर देगा। अब बाकी बच्चे, क्योंकि मेहर ने बाद में पॉइंट आउट किया है और बड़ा सही पॉइंट आउट किया है, तो बाकी बच्चे भी इस पे अब यस और नो लिखो, ये आपको क्लियर है ना, ये रॉन्ग क्लियर तो नहीं कहीं बैठे हुए, यस सर बोल दो कि सर ये टॉपिक क्लियर है, पार्सेक वाला, आगे चलिए जल्दी करो। गुड, चलो लिखो इसको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इज पावर ऑफ 10,
इन ए मेजरमेंट। ये मैंने भी लूज लिखा है। अगर कोई नंबर को हम n into 10 raised to power x लिख दें such that n is less than equal to 5, greater than 0.5, then x is order of magnitude. I'm giving an example. नोट कर लो इसको। देखो मैं वेरिएबल स्पीड से पढ़ाता हूँ, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ नोट करने का। सिंपल एग्जांपल कि मेरी जेब में इस वक्त 1000 रुपीज थे, तो मैंने 10, 15, 20, 50 रुपए खर्च किए हुए हैं रफली, है ना। तो मुझे अब ध्यान नहीं कितने, लेकिन 980 रुपये है रफली है। तो मुझे यार चल रफली कितने में 1000 रुपये मेरी जेब में है ना। तो मैं 980 को 1000 बोल रहा हूँ, 10⁻3। तो यहाँ जो 10 की पावर आ रही है ना, आई हैव मनी इन माय पॉकेट ऑफ द ऑर्डर, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। ह्यूमन एज 100 इयर्स, इतनी है नहीं वैसे अब आज की डेट में। 10⁻2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन एज इज 2, लाइक दिस। अब फिर क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, मल्टीपल हो सकते हैं 4 into समथिंग, तो साइंटिस्टों ने ये बना दिया सिस्टम। n is 497, so what is order of magnitude? तो हमने क्या करना है, इस 497 को ऐसे दो हिस्सों में बांटना है इस तरह से कि एक तरफ n हो, एक तरफ 10 की पावर बना दें, और n लेकिन शर्त है कि ये होना चाहिए स्मॉल n। हिट एंड ट्रायल करना पहले हमने। अच्छा ऐसा करके देखा तो क्या ये इसको मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। थैंक यू, थैंक गॉड, बिकॉज 4.97 is less than equal to 5, greater than 0.5, therefore इसका order is 2। इसका ऑर्डर बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर मैं चैट में वेट करूंगा सभी का, तो मैं काउंट करूंगा, जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया क्लास से बाहर। चाहे गलत आ जाए, मैंने काउंट अगर वहां कंट्रीब्यूट ना किया तो कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। राइट रॉन्ग से नहीं शर्माना, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों की पढ़ाई के मामले में कोई इज्जत नहीं होती। फेल होते हैं, पास होते हैं, नंबर कम आते हैं, नंबर ज्यादा आते हैं। गुड है, बहुत सारे आंसर आ गए, मैं तो भी बाकी कर बिल्कुल ठीक है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इसको आप 8.9 नहीं कर सकते थे। अगर 8.9 करते तो ये 5 से ऊपर हो जाता, into 10⁻4, तो आंसर इज 4 इज आंसर, राइट। लंबी सांस ले लो आप भी, मैं भी पानी का घूंट पी रहा हूं। यस और नो लिखना कंपल्सरी है। पैरालेक्स मेथड इनको आता है, मैं दोनों कंपल्सरी लिख वाई एन। और अच्छा ये मत सोचना कि यार वाई लिख देंगे तो सर कराएंगे नहीं, करवाना मैंने है, आपने देख ही लिया, छोटी छोटी चीज, वरना अब तक तो डायमेंशन खत्म कर दिए होते हैं किसी टीचर ने। पैरालेक्स मेथड सुना हुआ आपने? नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है, करा हुआ है, यस, वरना नो, दोनों ठीक है। तो मैं यहाँ तब तक indirect methods for measuring large distances।
तो यस नो आया नहीं अभी तक, एक नो आया अभी तक, फिर मेहर को पढ़ाऊंगा, बाकी मेरे क्लास से बाहर ही। गुड है। तो जो रह गया है, कौन रह गया है, कितने जने हम, यस एक्स प्रशांत, गुड। वापस तो चलो, ये तो बड़ा सिंपल है कि दैट इज टू मेजर द हाइट। हमारे पास साइंटिस्ट और डिवाइस सेक्सटेंट बोलते हैं डिवाइस को, जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं, राइट। ऐसे मैं मेजर कर देखते रहो, कोई वो दो पॉइंट्स है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है तो आई कैन, ऐसे तो नहीं होता वो, लेकिन जैसा भी होता है इंस्ट्रूमेंट, वी कैन मेजर द एंगल। तो टू मेजर हाइट ऑफ असेसिबल ऑब्जेक्ट, ये मैं नाम ही करवाऊं तो भी हो जाना था, लेकिन अब फ्लो बनाने के लिए जरूरी होता है। ये कोई टावर है जिसकी मैं हाइट मापना चाहता हूं। असेसिबल का मतलब मेरे पास ही है, कितनी दूरी पे है मुझे सब पता है इसके बारे में, एक्स दूरी पे। तो मेरे पास यहाँ डिवाइस है, मैं डिवाइस लिया और कितना एंगल इसने इस व्यू पॉइंट पे बना दिया, तो ये मुझे पता करना है, ये मुझे नोन है, और ये मैंने मेजर कर दिया किसके जरिए, वैसे जरिए, बस खत्म हुई बात। h upon x is tan theta, h is x tan theta। वाओ। तो नेक्स्ट, अगर इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट हो, ये आपका 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है। इनअसेसिबल का मतलब बड़ा दूर है, टावर दूर को झेल है, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, याद है किसी को, दो बार एंगल लेंगे। एक तो उसकी हाइट पता होनी चाहिए, डी डिस्टेंस मुझे पता नहीं, क्रॉस मारने वाला आई डोंट नो, बड़ी दूर बैठा हूं मैं, यहाँ खड़ा हूं और वहां जाने का मेरा कोई मूड नहीं है, प्रोग्राम नहीं, जा नहीं सकता, तो लेकिन जहां खड़ा हूं मैं ए पे, मैंने यहां से इसका एंगल मापा थीटा 1, फिर मैं भाग के थोड़ा दूर गया बी तक, अगर दूर गया तो ये मेरा नॉन डिस्टेंस है, तो मैं खुद गया हूं चल के, ये थीटा 2 हो गया, और मापना क्या चाहता हूं मैं, एच। दो बार इक्वेशन लूंगा, इसको किल कर दूंगा, ये मुझे नहीं पता। करो यार, लिखो, ड्रॉ कर लो, अपने हाथों से कर लो, सारी प्रैक्टिस यही की यही 8 में से क्वेश्चन। d upon h is cot theta 1, ये सीधे कर लो, d is equal to h cot theta 1, d plus x is h cot theta 2। तो मैंने +1 में ऐसा कभी नहीं करता, मैं जिंदगी में ना करूं, आपके साथ कर रहा हूं। d upon h cot theta हो जाएगा, तो cot theta 1, +1 के बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालना पड़ता है, तो d plus x upon h is cot theta 2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x is equal to h cot theta 1 minus cot theta 2, h is equal to, अगर कोई एक स्टेप मैंने कम कर दिया हो तो आपके पास कॉपी है, आराम से कर सकते हो, ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। एक जनरल क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चनों में गिना जाएगा जिन्होंने किया हुआ है। तो अब बात आती है पैरालैक्स की, सीखते हैं। पैरालैक्स का वैसे तो आइडिया होगा आपको, मेथड नहीं पता। पैरालैक्स मेथड बाद में, पहले पैरालैक्स है क्या। मैं अगर बुकिश डेफिनेशन बोलनी हो, parallax is a apparent shift in position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise। क्या बात है, आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सारे बच्चे क्या करो, अब
ये नॉर्मली कैसा है पता नहीं वैसे, आप ये डॉट देखो, आपको तो सामने दिख रहा होगा ऐसे ही बिल्कुल। और एक पेन अपना पकड़ो हाथ में बिल्कुल, और पेन पकड़ के डॉट अपने पेन अपने सामने रखे ना, सामने आंखों, दोनों आंखों के बीच में, या थोड़ा सा साइड पे, ज्यादा नहीं। तो इस पेन को भी देखो और डॉट को भी देखो, देख रहे हो? हाँ, पेन भी दिख रहा है, डॉट भी दिख रहा है। अब अपनी एक आंख बंद करो, कर ली, इमेजिन तो कर ली। तो अब पेन और डॉट को देखते रहो, और देखते देखते अपनी वो आंख खोल दो और दूसरी बंद कर दो, आई को चेंज करो। अगर आप अपने आप कर सकते अच्छी बात है, अगर सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन पेन को नहीं छेड़ना, पेन वहीं का वहीं रहना चाहिए, राइट? तो मैं बड़ी, क्योंकि आज तक कभी नो नहीं आई, बच्चे ध्यान से देखते हैं, तो कि ऐसा करने से आपको जो डॉट की और पेन की पोजीशन है वो आपस में क्या दिखाई दे रही होगी, चेंज। पेन इधर उधर भागता दिखाई दे रहा होगा, देखना चाहिए, राइट? तो वो एक्चुअली, अब आप देखो, आपने अपनी आंख की पोजीशन चेंज करी है, ना तो पेन कहीं गया है, ना कहीं डॉट गया है, लेकिन आपकी आंखों के जो एंगल सबटेंड हो रहे थे वो चेंज हो गए। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? एक और चीज, आप अब अगर बस में, कार में, ट्रेन में सफर कर रहे हो, खिड़की में बैठे हो, देखते रहो ना, खिड़की पे आप देख रहे हो पास से वृक्ष गुजर रहे हैं, तो मेरी तरफ देखना जरूरी है। ये वृक्ष आया, आपकी कार स्पीड से जा रही है या ट्रेन स्पीड से जा रही है, ये वृक्ष आया, ऐसे गया, आप गर्दन घुमाओगे, पीछे गर्दन घूम जाएगी, वृक्ष गया, दोबारा दिखेगा नहीं, राइट? तो सेकंड के अंदर ही ऐसे ही, ऐसे ऐसे वृक्ष आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन आप दूर देखो, देखो मेरे साथ, सड़क पे जा रहे हो, खेत है, खेतों के आगे वो घर है, कुछ बने हुए, दूर घर बने हुए, उनकी तरफ देख रहे हो, तो वो ऐसे पीछे नहीं भाग रहे होते इतनी जल्दी, दूर वाले, वो ऑलमोस्ट आपके साथ भी चल रहे होते हैं, काफी देर तक दिखते रहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर मैं आप इमेजिन करो, लेकिन इमेजिनेशन से पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, वो पढ़ाऊंगा, तो वो घर थे, दूर वाले घर, ये मेरे पास वाले वृक्ष, तो मैं तो वही स्पीड से चल रहा हूँ, मेरे चलने का मतलब है मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। तो नीचे वाली, नजदीक वाली चीजें भागती जा रही है पीछे को, दूर वाली मेरे साथ ही चल रही है। सिमिलरली अगर वो सनसेट हो रहा है सामने देखो, तो सन तो हमारे साथ चलता ही रहता है, तो सन अब एक्चुअली चल नहीं रहा, वो बहुत दूर है। तो जो बहुत दूर वाली चीजें हैं वो अपेरेंटली हमारे उसी लाइन में रहती हैं, लाइन ऑफ जो लाइन ऑफ जो हम देख, जिस लाइन के लॉन्ग देख रहे हैं, राइट? और नजदीक वाली चीजें शिफ्ट हो जाती हैं, इसको हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो ये ध्यान से देखना पैरालैक्स और डेफिनेशंस के अंदर, ये इलस्ट्रेशन है। और चैट का आज 2 बार यूज हो चुका ना, इफेक्टिव, तो इसमें भी अगर लगे, वैसे मेरी कोशिश होगी आपको डाउट आए ना, फिर भी हो तो आपने बता देना। इमेजिन, ध्यान से करना, ये आप मान लो सन पे देख रहे हो, ऑन ए पर्टिकुलर डे सन सामने है हमारे, और सन की क्या प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होगा अगर हम चलेंगे तो हमारे साथ ही चलेगा। तो ये मैं फार अवे, तो फार अवे ऑब्जेक्ट या सन ही लगा लो, और मैं खुद यहां खड़ा हूं, ये ऊपर नहीं है, साइड वाइज मैं यहीं पे खड़ा हूं, और ये ना कोई नियर, सामने सन सेट उधर हो रहा है, और इधर मेरे नजदीक, नजदीक मतलब 100-200 मीटर 400 मीटर पे कोई चीज है, राइट? वो मुझे दिखाई दे रही है, तो टेढ़ी है, तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर बाई, लेकिन तो भी मैं यहाँ ये डिस्टेंस तक नहीं जा सकता, ना जाने का मन है मेरा, एंड आई एम कैरिंग दैट डिवाइस विद मी। ए पे खड़ा हूं मैं, एन को और इसको ये एंगल खींच दिया, अब मैं थोड़ा चला ए टू बी, ये क्रूशियल पॉइंट है। जब मैं ए टू बी गया तो जो नियर ऑब्जेक्ट है, व्हाट विल हैपन टू दैट? अगर मैं चला, नियर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मेरे पीछे रह गया, समझ बात है? मैं आगे चला तो नियर पीछे रह गया। व्हाट अबाउट द सन? सन भी पीछे रह जाएगा या मुझे सामने दिखाई देगा? सन पीछे नहीं रहेगा, सन मेरे साथ ही आ जाएगा वहां पे। तो अब मैं दोबारा यहां रुका, अब मैं ये एंगल माप सकता हूं, सन को रेफरेंस दिया ये वाला एंगल, तो इनडायरेक्टली मैंने ये 2 एंगल माप दिए, अगर ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1, और ये थीटा 2, ये भी थीटा 2, और इसको हम बेसिस बोल देते हैं। और आमतौर पे ये डिस्टेंस भी हमें पता नहीं होता, और इसी में हमारा इंटरेस्ट होता है। सन को तो हमने क्या यूज कर, सन को यूज करके
ये नियर बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माप सकते हैं और इस पूरे एंगल को हम पैरेलक्स एंगल बोल देते हैं। तो θ1 प्लस θ2, थीटा को क्या बोल दिया, पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स की डेफिनेशन अपरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी चेंज आवर आईज, आई यहां से यहां उठा के ले गए। और ए बी को, बी को हम बेसिस बोल देते हैं। बेसिस आर 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब ये पिक्चर ये उस काम के लिए करते हैं जहां ये स्मॉल है काफी। ये तो मुझे बोर्ड पे बना के बताना है ना आपको। अगर ये स्मॉल हुआ तो यानी कि हमने चालाकी क्या करी, हमारा काम क्या था बच्चों, में आपको एक्चुअल काम बताता हूँ। ये ए पे हम खड़े थे, ये भी कोई ठीक ठाक दूरी है, यहां पे भी हम जा नहीं सकते थे, लेकिन मैं सन का सहारा लिया, अर्थ पे 2 पॉइंट मार्क करे ए और बी, राइट, और ए से बी तक शिफ्ट किया तो ये एंगल माप लिया हमने। नॉर्मली ये एंगल हम माप नहीं सकते थे, किसी थर्ड पर्सन को लेके, सन को लेके ये एंगल हमने दो मापा। अगर ये माप लिया तो याद करो ये इसका काम कर रहा है अप्रोक्सीमेटली आर का, राइट, और यहाँ ये बेसिस हमें पता है, क्यों पता है कि मैं खुद ही चल के गया हूं, ये नोन है। तो ये आपको मैं मानता हूं नहीं आता था तो मैं इसको जान लगा रहा हूं। तो फिर थीटा will be nearly equal to v by r, r is v by theta, r is distance of, और थीटा यहां पे किसमें लेना बोलो, रेडियन। तो ये हमने कैलकुलेट करना था टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कंपैरेटिवली नियर बाय ऑब्जेक्ट। यहां नियर बाय और फार अवे कंपैरेटिव होंगे, सन के मुकाबले मून नियर बाय है, काफी नियर बाय है, और अल्फा सेंचुरी स्टार है जो 4 लाइट ईयर्स अवे है, और सन सिर्फ 8 लाइट मिनट्स 8.3 लाइट मिनट्स अवे है, यानी कि सन से लाइट आने में 8.3 मिनट्स लगते हैं, जबकि जो नियरेस्ट स्टार है उसके बाद अल्फा सेंचुरी 4 इयर्स लग जाते हैं लाइट आने में। तो सन इज नियरर एज कंपेयर टू अल्फा सेंचुरी। तो नियर और फार डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड होगा। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो, दिल पे बैठाओ, एग्जांपल करेंगे। अगर मान लो 19 किसी को कम समझ आया वो और समझ आने वाला है, राइट। तो किसी ने हमारी ड्यूटी लगा दी कि मून का डिस्टेंस मापना है पैरालैक्स मेथड से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मून भी इतनी आसानी से पैरालैक्स नहीं देगा। ये क्या मतलब हुआ, मून भी तो रात को अगर हम चल रहे हैं तो मून भी काफी ठीक ठाक दूर है, हम चलें तो वो भी साथ ही चलता है हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या करें इसका, तो टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून, अब यहाँ साइंटिस्ट पढ़े लिखे हैं, पूरे स्काई का मैप बना रखा है बच्चों ने, साइंटिस्टों ने, ठीक है, उन्हें हर स्टार का पता है, और स्टार्स बहुत बहुत दूर है, वो जनरली उनमें पैरालैक्स आता नहीं है, यानी कि वो बहुत दूर है। अब अर्थ काफी बड़ी है, गोल कर देते हैं अर्थ का पार्ट बनाता हूं। तो 2 साइंटिस्ट अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पे, मैं वो ए एंड बी आर 2 ऑब्जर्वेटरीज ऑन द अर्थ जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हो सकती है, मे बी थाउजेंड्स, राइट, इतना अर्थ पे अलाउ करते, ये 2 ऑब्जर्वेटरीज हैं, और एक ही टाइम पे ये मून को देख रहे हैं, मून को नियर बाय ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, और एक इन्होंने ना स्टार मैप कर रखा है, दोनों साइंटिस्टों ने आपस में बात करी है, इतने बजे हम फलाना स्टार भी देखेंगे साथ में। These are all ideal drawings, ये स्टार देख रहे हो, तो आप मुझे बताओ ये मून है। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में अगर मैं अपने हम अभी रात हो चुकी है, मान लो बाहर देखते हैं ये मून है वो स्टार है, चले 2-4 मीटर 100 मीटर 500 मीटर पे चलेंगे, मून भी साथ चला जाएगा, पैरालैक्स आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप मानो जंप करके यहाँ पहुंचा हूँ विच इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और आपको पता है मून अर्थ की अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाई देता है, तो उस केस में लेकिन मून तो पीछे रह जाएगा, ए टू बी जंप किया, जंप कर गया, लेकिन स्टार के बारे में क्या ख्याल है। तो +1 के बच्चों में काफी टाइम लगाया होता है, मैंने उनको पहले बताया था स्टार बड़ी दूर होते हैं, आपको भी बता दिया था स्टार बहुत दूर है,
तो पूरी की पूरी अर्थ भी अगर चेंज कर देना, हम यहाँ से चले जाएं तो स्टार तो भी पैराडाइज नहीं देगा। तो फिर अब स्टार के हिसाब से हमने तो दोनों ऑब्जर्वेटरी पे एक ने ये एंगल मापा, प्रैक्टिकली ये एंगल मापा, दूसरे साइंटिस्ट भाई साहब ने ये एंगल मापा और इनडायरेक्टली इनको ये मिल गया, दिखाई होगा राइट। तो इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ये बेसिस हमें पता है, दिल्ली और कोलकाता में कितना डिस्टेंस है हमें ऑलरेडी पता है, और ये डिस्टेंस हम उनका निकाल लेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, ये किलोमीटर हो सकते हैं, ये सेकंड हो सकता है, और सेकंड को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। साइंटिस्ट बड़े जिद्दी होते हैं, इन्होंने फिर एक नियर बाई स्टार का डिस्टेंस भी मापने की कोशिश करी, और एक नहीं देयर इज ईयर्स ऑफ का डाटा इनके पास होगा, उसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम किसी स्टार का डिस्टेंस मापते हैं और सम नियर बाई। अब स्टार पैरालाइज देगा नहीं देगा, तो क्या किया इन्होंने, मैं पढ़ाता ऐसे हूं जैसे कि आपको जीके पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधी सी बात है ना। तो मेरा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एज इट इज, ये एज इट इज आ सकता है। ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और ये हमारा प्यारा सन, हालांकि सन बिल्कुल सेंटर में होता है लेकिन वो बड़ा कम एक्सेंट्रिसिटी थी, ऑलमोस्ट सर्कुलर मान लेंगे। तो अर्थ ना यहाँ पे आज ये पॉइंट पे, और सन और अर्थ का डिस्टेंस आप सबको पता है कितना होता है, 180। यहाँ पे हमने कोई नियर बाई स्टार लिया और एक कोई फार अवे स्टार लिया, राइट। वो नियर बाई और फार अवे कैसे स्क्रीन करने उनका काम है। तो आज मैंने 10 जुलाई को ये एंगल माप लिया, देन आई 6 महीने मैंने छुट्टी करी, 6 महीने बाद अर्थ हमारी यहाँ की डायमीटर के लिए अपोजिट एंड है 180, तो इट इज अ बिग डिस्टेंस। तो अगेन फार अवे वाला मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा है, इसमें पैरालाइज आ जाएगा, ये θ2 और ये आ गया हमारा 6 महीने में दोबारा मापा मैंने, फिर मैंने कैलकुलेशंस करी, यहाँ बेसिस का काम कौन कर रहा है, और ये डिस्टेंस ऑफ स्टार है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ। फिगर्स इतनी चौड़ी चौड़ी है, ऐसी भी नहीं बनती इतनी मुश्किल से, मैंने ज्यादा उठा कर दिया। ऐसे भी नहीं होती बिकॉज सेकंड्स में एंगल होते हैं उनके, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पे, whose basis है, ये बेसिस r is equal to b upon theta। बेसिस कितना है बताना मुझे, नहीं बताना, टेबल से नहीं बताते, क्यों बताएं सबको। तो 2 AU बेसिस हो गया बच्चों, 1 AU इधर था 1 AU ये हमारे हुए इनडायरेक्ट मेथड्स। ये एक मेथड और है, दैट इज कॉपरनिकस मेथड, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। लंबी सांस ले लो, पोस्चर चेंज कर लो, ठीक है। मैं भी बोर्ड धीरे धीरे साफ करता हूँ, नया टॉपिक, नया क्या इसी का अंदर है। अगर सुबह से पढ़ रहे थे तो हो सके चेयर से खड़े हो जाओ, उठ के। ऑनलाइन के लोगों को नुकसान लग रहे हैं, मुझे तो बड़े फायदे लग रहे हैं। थोड़े अपना पोस्चर चेंज कर लो, जिससे नींद ना आए। इंफीरियर एंड सुपीरियर प्लैनेट्स, अंग्रेजों की मर्जी है, जो मर्जी बोल देते हैं। यहाँ ये प्रैक्टिकली कोई इंफीरियर सुपीरियर ऐसा कुछ नहीं है। जो अर्थ से सन के अंदर अंदर है उन्हें इंफीरियर बोल देते हैं,
और जो अर्थ के ऑर्बिट के बियॉन्ड एवरेज स्पीड है बोल दिया मैंने। तो इसका मतलब अर्थ और सन के बीच में कौन कौन आते हैं? मरकरी और वीनस, दे आर इंफीरियर, नाम रख दिया उन्होंने। और जो बाहर वाले दैट इज जुपिटर, सैटर्न वगैरह वगैरह, यूरेनस, दे आर सुपीरियर। कॉपरनिकस मेथड यहाँ पे बताने लगा हूं, तो ये मैंने बातों में बता दिया। कॉपरनिकस के बाद रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। तो मेथड इट टेल्स द टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ inferior planet from the sun और सर्कुलर ऑर्बिट्स मानते हैं और ऑलमोस्ट सर्कुलर ही है, मतलब एलिप्टिकल है, एक्सेंट्रिसिटी वेरी स्मॉल। एक्सेंट्रिसिटी मतलब वो जो एलिप्टिकस है उसकी। गुड। अब ये आ गया हमारा सन, ये प्लैनेट, ये अर्थ, ये प्लैनेट का ऑर्बिट, ये अर्थ ऑर्बिट। महसूस करो प्लैनेट और जो अपना अर्थ है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी का टाइम पीरियड कम है, किसी का ज्यादा है, इधर उधर भाग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एलोंगेशन ऑफ प्लैनेट टर्म है, एलोंगेशन की स्पेलिंग गलत लिखा हूं। आमतौर पे ये वाला ट्रेडिशनली लिया हुआ है, इसे थीटा अल्फा कुछ भी ले सकते हैं। तो लिखवाने के बजाय सन है ना, किसी दिन मान लो अर्थ यहाँ पे थी हमारी प्यारी अर्थ, सन और अर्थ को मिलाने वाली लाइन को मैंने RES बोल दिया, और ऑब्वियसली हमें इसका वो भी पता है कितना है, 180। किसी ऑन वन फाइन डे प्लैनेट वाज हियर, तो प्लैनेट और अर्थ की लाइन आपस में जो जुड़ रही है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है एट एनी इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एलोंगेशन। ठीक है जी, अब लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब महसूस करो ये एलोंगेशन कांस्टेंट तो नहीं होगा, बिकॉज अर्थ कभी यहाँ जा रही है, कभी वहां आ रही है, कम ज्यादा होता रहेगा। अब आप साइंटिस्ट जो सारा साल डाटा मिले बैठे होते हैं साइंटिस्ट ना, तो सारा साल एलोंगेशन मापते रहते हैं, इस दिन इतनी थी, इस दिन इतनी थी, इतने बज के इतनी थी। ये एलोंगेशन मिनिमम और मैक्सिमम के दौर से गुजरेगी, राइट? तो मैक्सिमम एलोंगेशन जिस दिन अगर हुई उस दिन स्टोरी क्या होगी? अब यहीं पे मैं किसी कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन में। आपको पता है कि एक को अगर रिलेटिव मोशन करें तो एक को रेस्ट पे मान सकते हैं, कि हम वैसे अर्थ पे से बार बार प्लैनेट को देख रहे हैं। तो ये एलोंगेशन ऐसी है, अगर प्लैनेट यहाँ आ गया एलोंगेशन बढ़ेगी, और यहाँ आया और बढ़ेगी, लेकिन प्लैनेट अगर वापस यहाँ आ गया तो एलोंगेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, ये वाली पिक्चर आ जाए तो और कम दूसरी तरफ में। तो एलोंगेशन ये नहीं कि कोई 360 चली जाएगी, वो कभी थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर प्लैनेट अगर किसी और दिन, किसी दिन प्लैनेट यहाँ दिखा, किसी दिन यहाँ दिखा, किसी दिन यहाँ दिखा, किसी दिन यहाँ दिखा, अर्थ के हिसाब से, तो एलोंगेशन कीप ऑन वेरिंग। जिस दिन एलोंगेशन मैक्सिमम होगी वो सीन बनाने लगा हूं, तो आप पहले से सोच के बता दो मुझे कैसा सीन होगा वो नजारा ऐसा होगा अगर अर्थ है यहाँ पे, एक बार ठीक है, तो ये अर्थ है, उस दिन प्लैनेट और अर्थ की लाइन आपस में क्या बना रही होगी? टेंजेंट। टेंजेंट टू द किसके ऑर्बिट में? प्लैनेट के ऑर्बिट में।
टेंजेंट जब भी होती है तो ये एंगल 90 होता है, यानी अर्थ यहाँ पे है और आज का दिन वो हसीन दिन है जिस दिन ये एलोंगेशन मैक्सिमम है, ये 90 है। उस दिन ये एलोंगेशन हमारे काम आने वाली, और ये एलोंगेशन कोई एरी गैरी नहीं है, कौन सी है? मैक्स। बोर्ड पे पढ़ा जा रहा है, मैंने मैक्स लिखा है, नहीं पढ़ा जा रहा तो बहुत सुंदर लिख देता हूँ। मैक्सिमम एलोंगेशन। तो उस दिन ये कोई भी बच्चा, एक ये डिस्टेंस है, ये प्लैनेट अर्थ का डिस्टेंस है, ये किसका जी? आरपीएस का। तो ये आर प्लैनेट सन का डिस्टेंस है, और ये कौन है? तो मैं यहां पे इसे मोटा मोटा लिख देता हूं, एलोंगेशन एक्स एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो बस एलोंगेशन मैक्सिमम मान के चलो हमने मेयर करी है, मानने का मेयर करते हैं। तो इस ट्राइंगल में आरपीएस अपॉन आरईएस इज साइन थीटा, साइन ई मैक्सिमम। बात खत्म हो गई। आरपीएस इज इक्वल टू आरईएस, ब्रैकेट लिखने से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं उसका कुछ और होता है, इनटू साइन ई मैक्स। और आपको पता है व्हाट इज दिस, दिस इज 180। तो आरपीएस इज इक्वल टू आरईएस 1AU into साइन ऑफ ई एक्स। अगर उसे उस दिन देखो, आरपीएस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, क्यों बोला? ऑर्बिट है उसका अप्रोक्सीमेटली। तो हमने मान लो मरकरी के ऑर्बिट का आइडिया लगा रखा है, बैठे बैठे जाते जाते कहीं नहीं। तो लेकिन ये उस दिन इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, अगर पूछ ले तो कॉस लगा देना इसके साथ आपकी, प्लेनेट का और अर्थ का जो कांस्टेंट नहीं होगा उस दिन का डिस्टेंस होगा। बाकी सुपीरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस केपलर थर्ड लॉ से पता कर लेते हैं, वो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। आपको आता ही होगा, नहीं भी आता होगा मैं आज बात नहीं करूंगा बिकॉज हमने वो चैप्टर करना है ना। To measure the diameter of moon while standing on the earth, देख लो शॉर्ट में, to measure the diameter of moon, ये मैं करवा भी चुका हूं। ये मून है, राइट, उसके दो पॉइंट्स डायमेट्रिकल, तो मैं करवा चुका हूं, तो आई विल बी लिटिल बिट फास्टर। मैं यहाँ अर्थ पे खड़ा हूं, मेरे हाथ में डिवाइस है वही वाला, ये थीटा है। आज मैं मून का डिस्टेंस माप चुका हूं, आज मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। So you people remember theta is nearly equal to d by r, d is equal to r theta। ये हमने इनडायरेक्टली बड़े बड़े डिस्टेंस मापे हैं बिना दूर गए। कैन यू प्लीज रिपीट? यस मेहर, व्हाई नॉट। तो इसमें बेटा इस पे यस और नो बोलना है, ये प्लैनेट वाले में या यहाँ पे, राइट? प्लीज दो कोपरनिकस और डायमीटर, दिस वाला ना। तो यस, ये मैं डायग्राम भी बड़ी सी बना देता हूँ, थोड़ी छोटी हो गई थी डायग्राम। मेरी बात ही हो रही है कि एलोंगेशन, आई होप तुम्हें समझ आ चुका होगा, ये नॉर्मल दिन नहीं है, वो दिन है जिस दिन एलोंगेशन मैक्सिमम, राइट? तो अगर मैक्सिमम एलोंगेशन का मतलब देखो, प्लैनेट यहां था, यहां आते 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 यहां अगर आएगा जब, तो अर्थ यहां पे जहां भी है इस वक्त, तो इस पे तुमने स्टेप बाय स्टेप यस और नो बोलना बेटा।
ये एलोंगेशन मैक्सिमम होगी अगर ये टेंजेंट हुई इसके। इस पे यस और नो बोलो, ये प्लानर के साथ स्टेप बाय स्टेप वेट कर रहा हूं कि ये एलोंगेशन मैक्सिमम होना है, मतलब प्लानर यहां आ चुका, टेंजेंट पे आ चुका अपने आप पे। बाकी बच्चों को फायदा होगा इसका। गुड। अगर ये टेंजेंट है तो तुम्हें पता सर्कल की प्रॉपर्टी पता है? सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे ये सर्कल है तो ये उसका क्या रेडियस, तो ये टेंजेंट और ये रेडियस आपस में कितना एंगल बनाएंगे? 90 का। यहां भी यस बोलो। शाबाश शाबाश, एक्टिवली रहना मेरे साथ। गुड। बस अब तो बात बन गई। तो फिर अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दे लो, बताओ इस ट्राइंगल में नॉन कौन है? ये चीज, इसको सन को यहां पर कर दिया। ये चीज का नाम क्या रखा हुआ हमने वैसे? आर, अर्थ और दिस। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाओ, आरपीएस अपॉन आरईएस इज व्हाट? साइन ऑफ थीटा। तो बच्चा ये मान के चल कि ये हमें पता है, नोन है। दोस्तों आरपीएस इधर आ गया, आरईएस, और आरईएस इसको बोलेंगे हम सन और अर्थ के डिस्टेंस को, कितना है? 180। अब फाइनल मेहर यहाँ पे दोबारा बेटा यस और नो, एक फाइनल यस और नो करना तुमने, ताकि हमारी बात आगे हो जाए। नो भी कर सकती हो। कर दिया? मैं देखना भूल गया, चलो ठीक है, गुड है, फैंटास्टिक। तो ये तो आई होप आपको पहले से पता है, तो मतलब मैंने कल करवाया था, परसों जब भी मैंने करवाया हो, इससे आगे चलते हैं। अब मैं बात अपनी कर रहा था कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बड़े बड़े डिस्टेंस देख लिया, मॉलिक्यूल को देखते हैं। मॉलिक्यूल कहाँ दिखते हैं? आपको दिखते हैं? मुझे तो नहीं दिखते, लेकिन साइंटिस्टों को दिख जाते हैं, और इसलिए मुझे भी दिखते हैं। साइंटिस्टों को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, आंखें चाहिए, लेकिन दे लुक इनटू द यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, वरना एटम किसने देखा अभी तक? हालांकि आजकल बड़ी जबरदस्त टेक्निक्स आ रही है, एनीवे हम उधर नहीं जा सकते। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स है, और एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है बच्चों ये, अगर आपको तब पता हो भी पूछ रहा है, टू एस्टिमेट द साइज, diameter of a molecule of oleic acid। मैं प्लस वन में था तो मैंने कहा ओलिक एसिड क्यों लिया। तो हमें साइंटिस्टों का है कि वो अगर किसी एक लिक्विड के मॉलिक्यूल का आइडिया मिल गया, बाकी भी उसी रेंज में होंगे। तो ओलिक एसिड की प्रॉपर्टी की ये स्प्रेड कर जाता होगा बिना फटे हुए, शीट बना सकता है बड़ी इजीली, राइट? तो जो भी होता होगा मैंने कभी देखा भी नहीं। तो ओलिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि ओलिक एसिड को ये क्या करते हैं, अल्कोहल में डाल दिया, थिन कर दिया, थिन करने के बाद पानी के सरफेस पे ना फैला देते हैं और अल्कोहल उड़ जाता है। तो जो ओलिक एसिड है बड़ी पतली सी परत बना सकता है, वेरी फाइन। अच्छा बच्चों, किसी भी लिक्विड की पतली से पतली परत कितनी हो सकती है? थिनेस्ट परत विल कंटेन एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की तो होनी चाहिए, है ना? तो इस अजम्पशन से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक ओलिक एसिड लिया, ड्रॉप्स लिए उसके, जितना मैंने पता मैं नॉन वॉल्यूम लिया, उसे स्प्रेड कर दिया। देखो फिर तो मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ उसको, प्रैक्टिकलिटीज में ना जाता हुआ कि करते कैसे हैं, मैंने वो भी इनडायरेक्टली बोल दिया आपको कि अल्कोहल में घोल देते हैं, फिर अल्कोहल में काफी थिन करके, वॉल्यूम उन्हें पता है ओलिक एसिड कितना, तो वाटर के ऊपर स्प्रेड करते हैं, तो अल्कोहल उड़ गया और पतली सी शीट बन जाती है। तो बड़े से एग्जांपल के जरिए, इनके पास एक ड्रॉप है आर रेडियस का, ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड ही दे दो, राइट? कल को कुछ और लिखे, आपको क्या लगे? ऑफ रेडियस आर, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है मुझे। अब इसका वॉल्यूम पता है आपको कितना है? नहीं पता तो चलो भाग जाओ यहाँ से, स्फीयर है ना, स्फीयर मानते हुए तो 4/3 पाई आर क्यूब, ड्रॉप हमने स्फेरिकल मानते हुए, इसको इसके साथ उन्होंने पंगा किया, इसको स्प्रेड कर दिया।
स्प्रेड करके प्रैक्टिकली सर्कल नहीं बनता, तो क्वेश्चन बनाना है हमने, प्रैक्टिकली तो बड़ी लेयर उबड़ खाबड़ सी बनेगी, साइडों से कैसी, वो उसका एरिया माप लेंगे, ग्राफ के जरिए माप लेंगे, उनका काम है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो उन्होंने बोला कि उसको एक सर्कुलर शीट में कन्वर्ट कर दिया, लेयर में। ये लेयर काफी थिन है लेकिन बोर्ड पे मुझे बनानी है, और टी थिकनेस की लेयर बना दी। और ये सर्कुलर शीट है ऑफ रेडियस आर बना दी, और ये जितनी थिन हो सकती है उतनी थिन कर दी है। अगर फिर ये जितनी थिन हो सकती थी उतनी कर दी है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे एटलीस्ट एक एक मॉलिक्यूल तो होगा। तो यहाँ जो टी है, जो थिकनेस ऑफ शीट हमने जो करा है सर्कुलर शीट, दैट विल बी आल्सो व्हाट, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये शीट की थिकनेस हम किसी इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं माप सकते, लेकिन इनडायरेक्टली ये रेडियस मेजरेबल है, क्योंकि बड़ा सा बड़ी सी शीट बनी है। तो यहाँ पे सर्कुलर शीट, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया टी थिकनेस। पाई आर स्क्वायर, काम खत्म। कहता अगर वही उसी को स्प्रेड किया तो दोनों वॉल्यूम की होनी चाहिए सेम, फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन टी को एक तरफ कर लो, पाई को किल कर दो। पाई को किल करने से क्या मिला हमें, 4r³ अपॉन 3r स्क्वायर। यहां से उसकी थिकनेस मिल गई। दिस इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्या, वेरी गुड। यस बच्चों, तो वन टाइप ऑफ तीन हिस्सों में अगर मैं इसे बांटूं चैप्टर को, जिससे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक इसके बाद हम एक हेडिंग के अंदर जो काम करेंगे वो आपको बताइए, डायमेंशंस एंड एरर्स। बेसिकली थोड़ा सा बीच में छोटा सा पार्ट प्ले होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो एरर्स के अंदर ही हम कवर कर लेंगे। तो आज का जो आपका काम है, एक तो अगेन यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आई रिक्वेस्टेड यू कि आप डीसी पांडे के इन्होंने ले ली हुई है, तो कुछ बच्चे पुराने जो कर रहे हैं आई हैव नोट, क्योंकि वो अगर ऑलरेडी आप जो भी दिग्विजय सिंह जो वो कह रहे हो आप कर रहे हो, आपको जो मेरी तरफ से हेल्प हो रही है, चीजें मिल रही हैं। मेन बात है चैप्टर सामने, मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ और लेना भी है। टेस्ट होगा इसका, टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे बड़े जरूरी वाले, मे बी उनमें इसमें प्रीवियस ईयर कुछ रिपीट भी हो सकते हैं आपने किए होंगे, लेकिन मुझे लगेगा जो जरूरी है वही क्वेश्चंस होंगे और कुछ डिफरेंटली। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं तो आई सजेस्ट देम कि दे शुड हैव दैट इज डीसी पांडे, उसका साथ के साथ करते जाओ। जैसे आज अब 2 दिन तो कोई काम नहीं था, मैथ ही चल रहा था, तो आज हमने जो किया है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ चीजें आपको मिल भी सकती है, कुछ नहीं भी, वरना पहला काम तो आपने करना मेरी कॉपी करनी है। आप समझ रहे हो, कोई कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी ना भी करने को मिले, प्रैक्टिस करने को मिलने चाहिए, मिलेंगे नहीं आपको बुक्स में, तो लेकिन ये एज इट इज आपको याद हो जाना चाहिए। मेरी कोशिश होगी बच्चों, नो बोस्टिंग, जो पंजाबी च फड़ मारना कहते हैं, कोई जानता नहीं, कई बार बच्चे गैस कर पूछते हैं सर कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो ना, तो आज से 10 साल 15 साल पहले देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में से ढेरों क्वेश्चन आ जाते थे, तो लेकिन धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम होती गई, तब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से कम आते थे, लेकिन वो भी आने शुरू हो गए। अब एनटीए ने नीट कैसे ले लेना है, मैं कई बार लॉज ऑफ मोशन के ज्यादा आ गए, कई बार कम आ गए, तो मैं इसमें बिलीव कम करता हूँ कि बच्चे को ऐसे पुश करने के लिए, क्योंकि टीचर्स को पता क्या होता है, टीचर्स करते क्या है, उन्हें पता है जिसने सिलेक्ट होना वही जाना है, जिसने नहीं होना नहीं होना। उस वक्त तो 2 बच्चे को गोली दे दो जितनी देरी है। मैं नहीं बात क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा था, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ, मैं ऐसी कोशिश से पढ़ा रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन देखे दिखाए आ जाएं आपको अपनी कॉपी से, जो हम यहाँ करेंगे, मैं इतनी मेहनत हम मिलकर करेंगे।
कि मैं वो सारी एग्जांपल्स में उठाने की कोशिश करूंगा। और जैसे आज मेहर ने 2 बार पूछा है, जगनीत ने 1 बार पूछा था, तो वो आप पूछते गए, अगर इंटरेस्ट लेते गए तो काफी, और ये कॉपी को रिवाइज क्या एनालाइज करना दोबारा हो सके तो मेन देयर विल बी 2 थिंग्स। कुछ आपको ऑलरेडी दिल से आता है, वो उसको पढ़ना ही काफी है, ठीक है। कुछ चीजों में लगा थोड़ा सा जान लगी, हाँ यार ये आता था लेकिन रिव्यू नहीं था, उसे लिखो, दोबारा कॉपी पढ़ो, उसमें मेन में नोट्स बना लो। फिर बात समझ रहे हो? ये भी चीज है। तो अगर आपने ऐसा किया और फिर डीसी पांडे पूरी पूरी कर लो, मेरे टेस्ट कर लो, और टेस्टों के बाद हम और टेस्ट भी एंड में क्वेश्चंस आपको, सिलेबस का मैंने डेडलाइन सोची नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 1-2 दिन में 4-5 दिन का वेरिएशन आ रही है, जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे उसको, जल्दी मतलब ऑप्टिमम वे में। वो जो इकट्ठे टेस्ट होंगे उसमें भी आई वुड लाइक कि आपको 700-800 क्वेश्चन, एक तो ये कॉन्टिन्यूस टेस्ट है जो ये वाले, ये भी अच्छे क्वेश्चंस आपको डालूं, इररिस्पेक्टिव कि आपके नंबर कम आते हैं ज्यादा आते हैं। टेस्ट डालते हो और सुनते हो मेरी बातें, जब मैं आपको टेस्ट डालूंगा ना ये वाले, मैं ये नहीं सोचूंगा मैंने आपको पढ़ाया तो वो आपके नंबर इसमें ज्यादा आ जाए तो आप खुश हो। चैप्टर वाइज टेस्ट में जब डाल रहा होता हूँ तो तब मेरा जो दिल है वो उसमें बेईमानी क्या आ जाती है, जो टफ वाले क्वेश्चन भी है ना, और जो नीट की बाउंड्री पे है, मुझे भी नहीं पता होता है नीट में आएंगे नहीं आएंगे, ये नीट की बाउंड्री मतलब बाहर ही होने चाहिए, मतलब 5-7-10 क्वेश्चन एथिकली नीट में नहीं पूछे जाने चाहिए तो, लेकिन वो भी डाल देता हूँ टेस्टों में। बात समझ रहे हो? उसका मतलब तो वो आप होने, अच्छा उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर तो जब चैप्टर मैं मान लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टेस्ट जब बनाने दूंगा ना आपको, तो कई तो जब दूंगा तो क्वेश्चन सामने रखूंगा, क्वेश्चंस देख रहा हूंगा, ये डाल दूं वो डाल दूं, तो कई क्वेश्चन मुझे काफी हद तक होगा। एक तो ऑब्वियस होते हैं कि नहीं ये तो नीट में नहीं पूछना चाहिए, एक लेकिन थोड़ा सा बाउंड्री केसेस होंगे, वो टफ भी होंगे तो मैं तो भी डाल दूंगा, जिसका मुझे पता भी होगा कि 45 में से ये 5 तो से होने ही नहीं है, जितना मर्जी इनको फिजिक्स आती हो। रीजन इसलिए कि फास्ट करने पड़ने हैं, टाइम कम होता है। तो व्हाट इज द पॉइंट, इंडिविजुअल टेस्ट में आप हम क्रैश कोर्स करते हुए आपको सामने दिखना चाहिए कि आपकी ग्रोथ होनी है, हो रही होगी, होनी चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल टेस्ट में जो नंबर्स हैं वो ड्रास्टिकली वेरी कर सकते हैं। तब आपने एंड तक अपना हौसला प्रिडिक्शन पे नहीं आना, कभी हौसला नहीं छोड़ना। इस प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूँ 20 साल का एक्सपीरियंस है, ड्रॉपर्स को पढ़ा चुका हूँ, क्रैश कोर्स स्पेशलिस्ट, ड्रॉपर स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने ड्रॉपर्स के एक साल में पढ़ा रखे हैं। तो बच्चों में एंजाइटी आ जाती है, प्रोडिक्शन में आ जाती है, सर नंबर नहीं आए, टेस्ट में नंबर नहीं आए। तो ऐसा नहीं है। आप टेस्ट सीरीज में मान लो क्या होगा, मान लो आपने XYZ इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, और टेस्ट सीरीज बनाते कौन है? टीचर, मेरे जैसे कुछ और। अब टेस्ट बनते हैं, बड़े बड़े ऑकवर्ड टेस्ट बन जाते हैं, कई बार आउट ऑफ सिलेबस बन जाते हैं टीचर से, कई बार नॉर्मल बन जाते हैं। तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट ने टेस्ट ऐसा बना दिया, 5-15 दिन रह गए नीट को या 10 दिन रह गए नीट को, वो अजीब हो गई। मैंने टेस्ट किसी मुझे टीचर ने सुजेस्ट किया कि उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, वो टेस्ट के लिए, तो वो टेस्ट ऐसे उबड़ खाबड़ सा मान लो इररिलेवेंट बना हुआ है, तो और उसमें नंबर आ गए मेरे कम। मैं बायो की बात भी कर रहा हूँ, बायो केमिस्ट्री वो सब पूरे टेस्ट में, तो क्या मैं रोना शुरू कर दूंगा? मैं अब उस टेस्ट वाले ने कुछ किया होगा, जो भी होगा, मैंने अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैंने टेस्ट से प्रेडिक्शन पे नहीं आना, ये देखना है। अब आप इतने बड़े हो चुके होंगे, आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ये वाकई नीट में ऐसे कहाँ थे, इतने सालों से नहीं है। तो लेकिन मैं क्यों डालूंगा, ताकि वो चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म होते होते हमारे वो कॉन्सेप्ट्स उनमें मिल जाते हैं, कुछ और चीजें हैं वो कवर हो जाए। तो 45 में से 30-35-40 ऑब्वियस थे, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हुआ करेंगे, ठीक है। तो मैं आज बैठ के टेस्ट का शेड्यूल भी अनाउंस कर दूंगा। तो मे भी सर से बात भी हो रही थी, कुछ कंबाइंड टेस्ट भी हमने ले लिए हैं, दैट इज PCB, वो भी दैट विल बी अनाउंस्ड इन अ वाइल, 1-2 दिन में वो दैट विल बी अनाउंस्ड। तो अब फाइनल मुझे बच्चे बताओ, जो खास करके नए बच्चे हैं बेटा, अपने पुराने पहले तो अपने अपना एक 1:1 क्लियर करते जाओ। खुशी आपने क्या सोचा है कि बुक जैसे मैंने DC पांडे बोला, आप दिग्विजय सिंह कर रहे हो, तो आर यू कंफर्टेबल जो पढ़ाता जा रहा हूँ तो अपने आप क्वेश्चंस करते जाओगे? यस सर। राइट, ठीक है। अश्लीत आप बोलो, आर यू फॉलोइंग DC पांडे और दैट इज अश्लीत? यस सर, DC पांडे कर रही हो? हाँ जी सर। करनी है तो फिर पूरी की पूरी करनी है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स सब कुछ और DC पांडे भी अपर साइड पे आपको बताइए,
सिर्फ लेवल 2 क्वेश्चंस एंड में जो हैं वो हम हाँ जी लेवल 2 क्वेश्चंस करते हुए घबराना नहीं है, और जरूरी वाले भी हैं लेवल 2 में, ऐसे मैं बोलूं सारे ओवर हैं, लेवल 2 वाले में जरूरी नीट वाले भी हैं और कुछ ओवर भी हैं। ओवर क्या हुआ, मैं लेवल 2 का सारे बच्चे सुनते हैं, लेवल 2 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो सॉल्व हो गया, अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ मैंने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन देखा तो 2 बातें हो सकती है, सोल्यूशन है 3-4 लाइनों का या आधे पेज का, समय नहीं, या लंबा चौड़ा सा, तो अगर वो लंबा चौड़ा सा तो मुझे पता चल गया कि कोई बात नहीं, मुझसे नहीं हुआ तो नो वरीज, आई शुड नॉट वरी सर दिग्विजय कंटिन्यू कर ले अगर मैं कौन करूँ। कौन बोल रहा है? खुशी। खुशी। हाँ बेटा, कोई देखो, मुझे मैं ना आपको ये था कि आप हम सब हेट्रोजेनियस बैच हमारा, तुमने डीसी पांडे पहले करी हुई है, पहले ये बता। नहीं सर। नहीं करी तो फिर आई विल प्रेफर की तू डीसी पांडे क्यों ना कर ले, सारे बच्चे कॉमन एक ही बुक करते हैं, थोड़ा सा हमारी, ठीक है। मेरी बात समझ नहीं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं सिर्फ ये अवॉइड कर रहा था, अगर किसी ने ऑलरेडी डीसी पांडे मान लो फुल्ली करी हुई है तो दोबारा करेगा, दोबारा भी तो करनी वैसे वो नहीं होती, कम नहीं होती, पर मेरे साथ करी है तो फिर सारे बच्चे कॉमन ही करते हैं, कभी लेट अस डू कॉमन, डीसी पांडे पे स्टिक कर जाओ, और क्या करना है उसको थॉरोली करो, उसको फटाफट, और जो फॉर्मूले वगैरह जो भी लिखे पढ़ते हुए एक सॉल्ड एग्जांपल जरूर कर लो। मेरी बात सारे ध्यान सुनते जा रहे हैं कि डीसी पांडे अगर करनी है तो सॉल्ड एग्जांपल से पहला काम करना है आपने, मेरी कॉपी कर ली, तो फिर डीसी पांडे खोलना है, उससे सॉल्ड एग्जांपल दी हुई है, कहीं ओवरलैपिंग होगी, आपने पढ़ी फटाफट टक 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 आगे चल, फिर देखा नहीं यार ये तो कुछ है क्वेश्चन, चल लिख के किया, उसे भी अनसॉल्व मान के कर लिया, सॉल्व को भी अनसॉल्व मान के, फिर उसने और थोड़ी बहुत गपशप मारी हुई है, फिर उसने एनसीईआरटी की कॉर्नर दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन सामने, फटाफट करते निकल गए, फिर ऑब्जेक्टिव्स पे पहुंचो, और ऑब्जेक्टिव्स उसने जितने भी ब्रॉड कैटेगरी बांटी हुई है, बड़ी स्मॉल कैटेगरी है नहीं, तो ब्रॉड कैटेगरी के क्वेश्चंस उस दिन अटेम्प्ट कर दो, वो अंडरस्टूड ही होगा कि आपको कई चीजों में हो सकता है, जैसे यूनिट से मेजरमेंट है जो मैंने करवाया, कुछ चीजें वहां होंगी डीसी पांडे में, तो मैं देख लूंगा गैप चेक करके वो आपके साथ वो असाइनमेंट शेयर करूँ, वरना प्राइमरीली डीसी पांडे करो, फटाफट करो, तो कंप्लीट करके जो फिर बाद में, ताकि आपको मैं एंड में टेस्टों में बाकी हमारा कवर हो जाएगा, डन है। तो चलो ठीक है, कल हम मिलते हैं, कल हमारा नॉर्मल टाइम होगा, चैट में किसी और ने कुछ पूछना है, राइट, ओके हो गया, तो ऑल आर डूइंग डीसी पांडे, गुड नाइट फॉर टुडे, कल हमारी क्लास मॉर्निंग में होगी, बाय। जपनीत तू ग्रुप में नहीं आई अभी तक, एक तो मुझे विच नंबर, चलो मुझे ग्रुप पे दोबारा एक बार ना जब भी भेज दो, सॉरी मेरे फोन पे ये नंबर डालना है, मैं कर दूंगा, ओके बाय।